नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो एमपी में फिलहाल तो कोरोना वायरस काबू में है, लेकिन सियासी कोरोना मध्य प्रदेश में दाखिल हो चुका है। सियासी कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा, लगता नहीं कि चुनावी वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी के तौर पर आए नतीजों तक ये थमेगा। हां, ये किसे नुकसान पहुंचाएगा, इसका आकलन मुश्किल है। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हाँ, भाजपा और संघ के लिए मैं कोरोना वायरस हूं। हाँ, भाजपा और संघ के लिए मैं कोरोना वायरस हूं। हाँ, भाजपा और संघ के लिए मैं कोरोना वायरस हूं। खुद को कोरोना वायरस मानकर फंस गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। सीएम शिवराज का वार कि जितना नुकसान कोरोना ने इंसानों को पहुंचाया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान दिग्विजय कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को पहुंचाया है। बोले सीएम, इन्होंने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया। कोविड में वायरस के रूप में जितना नुकसान पहुंचाया था, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को श्रीमान दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ जी ने पहुंचाया। अब मुझे तो आश्चर्य लगता है कि तुलना के लिए उनको और कोई वायरस नहीं मिला, कोविड वायरस ही, कोरोना वायरस ही मिला। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले, आप जैसे कोरोना के लिए बीजेपी के पास वैक्सीन है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर पलटवार भी किया। खुद को कोरोना साबित कर दिया है इन्होंने। इनको ये नहीं मालूम था कि ये भाजपा के लोगों ने, माननीय मोदी जी ने वो वैक्सीन बनाई है जिससे कोरोना का वायरस लगभग मृतप्राय हो जाता है, और इसलिए वैक्सीन भी हम ही लोगों के पास है, आप चिंता न करो। और दिग्विजय सिंह जी ने सही कहा है, वो कोरोना है बीजेपी के लिए, बीजेपी को चिपक के वो समाप्त कर देंगे, और इसीलिए डरे हुए, इसीलिए मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, गांव-गांव, शहर-शहर, और बीजेपी इन सब चीजों में परेशान है। प्रदेश की सियासत में बयानों का वायरस आ पहुंचा है। दिग्विजय के सिंधिया पर दिए बयान से फैला संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। लौटकर अब खुद दिग्विजय चपेट में आ गए। तो सियासत का आरटी-पीसीआर टेस्ट जल्द बताएगा कि दिग्गी किसके लिए घातक साबित हुए और बीजेपी की वैक्सीन कितनी कारगर रही। भोपाल से जितेंद्र शर्मा, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो एमपी की सियासत में अब कोरोना वायरस आ गया है और इसी पर अब वार पलटवार हो रहा है। लगातार बयानबाजी भी हो रही है। दिग्विजय खुद को कोरोना बताते हैं और इसी पर सत्ता पक्ष कहता है कि बिल्कुल ठीक तुलना कर रहे हैं दिग्विजय। कोरोना ने जितना नुकसान मध्य प्रदेश को नहीं पहुंचाया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान दिग्विजय ने पहुंचाया है। चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष गौतम जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, बहुत स्वागत है संतोष जी आपका न्यूज 18 पर। राजपाल सिसोदिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ न्यूज स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। संतोष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। दिग्विजय जी खुद को कोरोना बता रहे हैं, कोरोना मान रहे हैं, कोरोना से वो खुद की तुलना कर रहे हैं। बीजेपी कहती है भाई कि बिल्कुल ठीक तुलना है, ये शायद ही इससे ज्यादा नुकसान किसी और ने मध्य प्रदेश को पहुंचाया हो जितना दिग्विजय जी ने पहुंचाया। कोरोना भी इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया। देखिए प्रशांत जी, जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना से ज्यादा नुकसान दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने प्रदेश को पहुंचाया है, तो मैं शिवराज सिंह की बात को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से मध्य प्रदेश को व्यापम का घोटाला दिया, सिंहस्थ का घोटाला दिया और रेत का अवैध उत्खनन दिया, और जिस प्रकार से तमाम सारे घोटाले दिए। अभी हाल ही में कारम डैम का घोटाला किया, 55 से अधिक मौतें हुई व्यापम में। मध्य प्रदेश को बिल्कुल पिछड़ा स्टेट बना दिया उन्होंने। कुपोषण में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, गरीबी में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, महिला अत्याचार में, आदिवासी अत्याचार में, दलित अत्याचार में नंबर 1 है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी की रिपोर्टें प्रतिवर्ष कहती हैं। तो इस प्रदेश को बर्बाद करने का जवाबदार यदि कोई है तो 18 वर्षों के लंबे शासनकाल के बाद शिवराज सिंह चौहान है। और अगर वो दिग्विजय सिंह के लिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह ने बिल्कुल सही बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं संघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना हूं, तो बिल्कुल सही है।
दिग्विजय सिंह जब सांप्रदायिक राजनीति के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, दिग्विजय सिंह जब भारतीय जनता पार्टी की जातिवादी राजनीति के विरुद्ध प्रश्न उठाते हैं, दिग्विजय सिंह जब ये प्रश्न उठाते हैं कि आजादी के आंदोलन में जब देश लड़ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के तलवे चाट रही थी, उनके भत्ते ले रही थी, उनके नेता जेलों से छूटने के लिए हलफनामे ले रहे थे संघ के नेता, तो भारतीय जनता पार्टी की जब वो पोल खोलते हैं दिग्विजय सिंह, तो दिग्विजय सिंह कोरोना के वो वेरिएंट बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसका कोई वैक्सीन अभी भारतीय जनता पार्टी के पास आया नहीं। जैसा कि नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि कोरोना का वैक्सीन मोदी जी ने तैयार कर लिया है। दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना के वो वेरिएंट है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है। जब वो सवाल उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी नजर आती है। जी ठीक है, राजपाल सिसोदिया जी, आपने सुना होगा बीजेपी की पोल खोलते हैं दिग्विजय, और जो वेरिएंट है उसका अभी तक बीजेपी के पास कोई वैक्सीन भी नहीं है। मुस्कुरा रहे हैं आप। मध्य प्रदेश के मिस्टर वंटाढार जी, जिन्होंने 2003 के पहले 1993 से 2003 के बीच में मध्य प्रदेश को बीमारू प्रदेश की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। युवाओं को रोजगार नहीं, खेत को पानी नहीं, खेत को बिजली नहीं, बिजली माफ, बिजली साफ, सड़कें थी नहीं, सड़कें की जगह गड्ढे थे। वो प्रदेश हमने देखा है, हमने उस प्रदेश को देखा है जो मध्य प्रदेश पूरे देश भर में बदनाम था दिग्विजय सिंह जी की कारगुजारियों को लेकर। तो वास्तविक में ये तो वो वायरस है, उस वेरिएंट के वायरस है कि जिसका ट्रीटमेंट मध्य प्रदेश की जनता ने 2003 में ही कर दिया। ऐसा जबरदस्त जो है वैक्सीन लगाया जनता ने 2003 में कि वो वैक्सीन 2023 तक असर कर रहा। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी है सरकार में। तो ये इस वायरस को तो पहले ही जनता मध्य प्रदेश की खत्म कर चुकी है, पर ये समय समय पे नए नए वेरिएंट बना के फिर से आते हैं। अब वो कह रहे कि मैं संघ और बीजेपी के खिलाफ कोरोना हूं। संघ के खिलाफ, जिस संघ ने राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यकर्ता देने का काम किया, जिसने राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयंसेवक देने का काम किया, अगर किसी देश के अंदर कहीं विपत्ति आती है, कोविड जैसी महामारी आती है, तो सड़कों पे समाज के बीच में काम करता हुआ स्वयंसेवक दिखता है। उस स्वयंसेवक के खिलाफ कोरोना की बात करते हैं, कोविड बताते हैं अपने आप को, वायरस बताते हैं, वेरिएंट, नए वेरिएंट के बारे में अभी गौतम साहब बता रहे कि ये वो वेरिएंट है। अरे भैया, ऐसे कितने ही वेरिएंट आए और चले गए। ये समाज के अंदर राष्ट्र निर्माण के लिए जो लोग लगे हैं ना, उनको ऐसे कोई व्यक्तिगत तौर पे खत्म नहीं कर सकता। ये वही वेरिएंट है जो जाकिर साहब बोलते हैं, जाकिर नायक साहब बोलते हैं, या अब्दुल हफीज साहब बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश के अंदर वोटों का तुष्टीकरण करना, संघ के खिलाफ हमला करना, और नतीजा भोपाल जैसी जगह से बुरी तरह हार के गए हैं दिग्विजय सिंह जी अभी लोकसभा चुनाव में। तो ये जनता उनको वायरस को खत्म करने का जो है समय समय पे लगा देती है, ये टीका लगा देती है, और टीका भी बहुत कड़क टीका लगाती है जनता इनको, जो है ऐसी इनके जो है इलाज करती है जनता कि ये वायरस जड़ मूल से खत्म हो जाता है। वायरस समय समय पे आता है, खत्म हो जाता है। ऐसे कोविड आए और चले गए। ये मोदी जी की सरकार है, ये शिवराज सिंह जी की सरकार है। ये कोविड जैसी महामारी को भी वैक्सीन निकाल के काबू में कर सकती है। तो दिग्विजय सिंह जी को तो पहले हमने 2003 में मध्य प्रदेश की जनता, मैं आऊंगा आपके पास, पहले दिनेश जी के पास जाऊंगा, पर अच्छा है कि भाई कांग्रेस और दिग्विजय को कई बार जनता ने लगाई है। लेकिन दिनेश जी, मेरा सवाल ये कि भाई दिग्विजय, जब वेरिएंट का जिक्र हो रहा है कि भाई अलग वेरिएंट है, गौतम जी भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा वेरिएंट है बीजेपी के पास, इसकी वैक्सीन नहीं, लेकिन कई बार ऐसे वेरिएंट भी दिग्विजय दे देते हैं, रिलीज कर देते हैं। लगता है कि भाई पार्टी को ही नुकसान पहुंचा गए। देखिए प्रशांत जी, वो जिस संदर्भ में जो चीज कही जा रही है बात, मुझे लगता है कि यदि हम उस संदर्भ में नहीं समझेंगे और कोरोना जैसी बीमारी जिसे आप कहेंगे उसको राजनीतिक संकेत के तौर पर नहीं देखेंगे, तो शायद हम उसको सही ढंग से देख भी नहीं पाएंगे। आप देखिए 2018 के चुनाव परिणाम क्या थे विधानसभा के, क्या यही थे जो सरकार है? आप देखेंगे वो परिणाम नहीं थे, क्योंकि जनता का मैंडेट तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, और दिग्विजय सिंह जी का जो मैदानी काम था वो सबने देखा, संगत में पंगत देखी और सब कुछ देखा। तो वो जब वो मुहिम पर निकले, आप ठीक है 15 साल सरकार नहीं रही, 15 साल जो है जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, बहुत सारे विवाद हुए, वो एक लंबी कहानी है। लेकिन ये जो 18 के चुनाव परिणाम के बाद 23 का चुनाव हो रहा है और दिग्विजय सिंह फिर उसी तरह से फॉर्म में है,
और दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी का प्रिय विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिग्विजय सिंह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि दोनों की जो सियासत है वो एक दूसरे से चलती है। अब ये जो कोरोना वायरस का जिक्र आ रहा है, अल्टीमेटली आप बताइए कि इसकी शुरुआत किसने की तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई ना। यदि उन्होंने एक जो है कुछ टिप्पणी की, लेकिन उसके बाद जो तुलसी सिलावट जी की तरफ से कोरोना का जिक्र आया, वो क्या सकारात्मक था? वो तो आपको एक तरह से जो ये होता है ना कि आप खिसिया रहे हैं, खिसिया के इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, तो वो राजनीतिक तौर पे परिपक्व नहीं कहे जा सकते। तो दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा वो अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा, हाँ हूँ मैं संघ और भाजपा के लिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो लगातार उन पर हमला बोलते रहते हैं। इसलिए आप देखिए ना कि जो भी होता है, दिग्विजय सिंह को हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाती है। और ये बात दूसरी है कि कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है। यदि उनके जो जी वाले बयान हैं वो कई बार जो वोटों का पोलराइजेशन भी करा देते हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश का जो उनका होम ग्राउंड है वहां देखते हैं तो वो कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय हो जाता है कि दिग्विजय सिंह जी यदि मैदान में हैं तो उनके पास जो समर्थक हैं, भारी भरकम जो समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं। अन्यथा जब वो दिग्विजय सिंह एक्टिव नहीं होते तो उनके समर्थक भी एक्टिव नहीं होते। जी संतोष जी से पहले मैं राजपाल जी के पास जाऊंगा। राजपाल जी, ये दिनेश जी ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, कहीं वाकई चिंता तो नहीं कि अगर मैदान में है दिग्विजय जी, लगातार दौरे भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे हैं और 2018 का जिक्र भी दिनेश जी ने किया है? दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो दिग्विजय सिंह जी जब सक्रिय होते हैं और विधानसभा स्तर पे नीचे गांव तक जाते हैं, तो कई सारे लोग इन 18 सालों में दिग्विजय सिंह जी का वो जो कुशासन था उसको स्मृति से विलुप्त कर चुके थे, तो उन्हें फिर से वो याद आता है। जैसे वो दिग्विजय सिंह जी को स्क्रीन पे देखते हैं, जैसे दिग्विजय सिंह जी को फील्ड में देखते हैं, जैसे दिग्विजय सिंह जी की एक्टिविटीज देखते हैं, तो उनको 2003 के पहले का वो मध्य प्रदेश याद आता है जो जिसका बंटाढार दिग्विजय सिंह जी ने किया था। तो दिग्विजय सिंह जी से घूमने से एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोगों की जो स्मृतियां से वो समय जो मध्य प्रदेश का था, बीमारू मध्य प्रदेश का, वो ओझल नहीं हो पाता है, फिर याद आ जाता है इनके घूमने से। और आज मध्य प्रदेश की जो स्थिति परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से नहीं, लेकिन राजपाल जी सामान्य तौर पर संगठन की बैठक करते हैं दिग्विजय, उनको वो याद आता, मन से भाषण तो देते नहीं, कम देखा जाता है उन्हें, उनको वो याद आता है दिग्विजय सिंह को देखते से ही। तो उससे हमको कहीं ना कहीं लाभ मिलता है कि भाई दिग्विजय सिंह जी की कारगुजारियों को जनता भूली नहीं, और दिग्विजय सिंह जी खुद जाके फिर याद दिला देते हैं इस प्रकार की बातें करके। एक बात। दूसरी बात, ये कांग्रेस का मूल चरित्र है कि जब जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तब तब ये मान्य संस्था परंपराओं के ऊपर प्रहार करने का काम करते हैं। अब इनके टारगेट पे आरएसएस है, और आरएसएस को टारगेट पे लेने का जो कारण मुझे समझ में आता है, कांग्रेस ने इसलिए टास्क पे किया क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग के मान बिंदुओं के खिलाफ बोलना ये दिग्विजय सिंह जी का शगल है। दिग्विजय सिंह जी हमेशा से बहुसंख्यक वर्गों के मान बिंदु, उनकी भावनाओं को आहत करना, उनके खिलाफ बात करना, ये उनका एक शगल है, क्योंकि वोट का पोलराइज करना रहता है उनको। तो ये हमेशा से बहुसंख्यक वर्ग के खिलाफ बोलने की बात करते हैं। अभी भी इसके अंदर जो है संघ को लाकर उन्होंने उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो दिग्विजय सिंह जी के दोनों ये जो काम है, एक तो बहुसंख्यकों की सम्मान को ठेस पहुंचाना, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और दूसरा उनके जाने से रिएक्शन ले लेता हूं मैं संतोष गौतम जी का। संतोष गौतम जी 2-3 बातें कही हैं यशपाल जी ने। एक तो ये कि भाई दिग्विजय सिंह जी याद दिला देते हैं उस 10 साल का कांग्रेस का शासन था। दूसरा ये कि भाई मंचों पर भाषण देते तो उतने नजर नहीं आते हैं दिग्विजय सिंह। कोई डर है, चिंता है कांग्रेस के अंदर कि भाई मंच पर लाएंगे तो वोटर कट जाएगा? देखिए प्रशांत जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो राजपाल भाई ने मुद्दा उठाया कि दिग्विजय सिंह जी जहां जाते हैं तो उससे कांग्रेस के वोट कम होते हैं, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि पिछली बार दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा की थी। हालांकि वो एक धार्मिक यात्रा थी, लेकिन 100 से अधिक विधानसभाओं में जब दिग्विजय सिंह पहुंचे तो उनके प्रति जो लोगों का लगाव था और जो रुझान था, उसके कारण 2018 में हमने 15 वर्ष पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका।
तो दिग्विजय सिंह से डर लगना भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक है। दिग्विजय सिंह 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कोई भी परमानेंट तौर पर किसी सीट पर नहीं रहता है, और इसीलिए 2018 में शिवराज सरकार को कांग्रेस ने उखाड़ फेंका। और मैं अभी एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी ये कह रहे थे कि बहुसंख्यक समाज की प्रतिनिधि आरएसएस, बहुसंख्यक समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करती आरएसएस। एक बात स्पष्ट कर दूं, आरएसएस कोई हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। आरएसएस वो सांस्कृतिक संगठन है, तथाकथित सांस्कृतिक संगठन है जो राजनीति में पूरी तरह से लिप्त है और जो मनुवाद को भारत के संविधान के रूप में लागू करना चाहती थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने संविधान का अपमान किया, जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे, जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई, जिन्होंने अपने मुख्यालय पर 52 वर्षों तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया, जिन्होंने ये कहा कि इस तिरंगे को देखकर हमें शर्म आती है। ऐसे आरएसएस के लोग जब राष्ट्रवाद की बातें करते हैं तो हमें इनके काले इतिहास को देखना पड़ेगा। इनका काला इतिहास क्या था? जब 1942 में देश भारत लड़ाई लड़ रहा था, तब इनके नेता, जब ये नेता गोरों की फौज में शामिल होने की बात कर रहे थे, वाले बयान आपको भी याद होंगे। तो ये कह रहे हैं, दोहराना नहीं, ये कह रहे हैं, उनसे सहमत हैं क्या आप? प्रशांत जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। प्रशांत जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि हम आरएसएस पे या कांग्रेस या दिग्विजय सिंह आरएसएस पर हमला इसलिए करते क्योंकि इनको बहुसंख्यकों पर हमला करना होता है। ऐसा नहीं है, हम सब बहुसंख्यक के हिंदू हैं, अपने धर्म को कट्टरता से मानते हैं, लेकिन हम सर्वधर्म समभाव के हितैषी हैं। ये देश संविधान से चलेगा। और आरएसएस में बार बार कह रहा हूं क्योंकि हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं है, वो इस देश के बहुसंख्यक वर्ग का ठेका नहीं ले रखा है आरएसएस ने। तो दिग्विजय सिंह आरएसएस पर जो हमला करते हैं, जनता की आंखें खोलने का काम करते हैं कि ये वही आरएसएस है जो जब चुनाव आता है तो दलितों को और पिछड़ों को हिंदू बना देती है, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद फिर से उनके लिए दलित हो जाता है, पिछड़ा हो जाता है। ये राज्यपाल जी अगर एक चीज बता दें, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये बता दें कि आरएसएस के कितने सरसंघ चालक आज तक ब्राह्मण और क्षत्रिय छोड़ के दूसरे वर्गों से इन्होंने लिए? क्या कोई दलित आज तक सरसंघ चालक बना है? और नहीं अगर बना है, क्या कोई महिला बनी है? ये लोग महिला विरोधी, दलित विरोधी, इनका पाखंड है। इसमें सवाल यह भी उठेगा कि क्या कोई सरसंघ चालक किसी राजनीतिक पद पर बैठा है क्या? संतोष जी, सवाल आपसे। नहीं बेटा, मैं वही कह रहा हूं। बिल्कुल, अगर मुझसे सवाल है मैं ये बता दूं, ये छिपा हुआ राजनीतिक संगठन है, इसकी सदस्यता का कोई हिसाब नहीं, इसके चंदे का कोई हिसाब नहीं, लेकिन बार बार ये कहते हैं कि हमने संघ से भाजपा में भेज दिया, ये कहते हैं हम सांस्कृतिक संगठन है। आपको पता है सरदार पटेल ने जब प्रतिबंध लगाया था, इन्होंने क्या बोल के माफी मांगी थी? जब प्रतिबंध उठा था इन्होंने कहा था हम किसी राजनीतिक गतिविधि में लिप्त नहीं रहेंगे, लेकिन ये वो छिपा हुआ संगठन है जो हिटलर के नाजीवाद से और मुसोलिनी के फांसीवाद राजपाल जी से जवाब ले लेते हैं। राजपाल जी, आपके लिए बहुसंख्यक वर्ग केवल जो संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, राहुल गांधी जी जब ये बोलते हैं कि मंदिर में लड़की पटाने जाते हैं, राहुल गांधी जी जब ये बोलते हैं, राहुल गांधी जी लोग दिग्विजय सिंह जी के नेता है ना, कांग्रेस के नेता है, वो बोलते हैं कि मंदिर में लड़की पटाने जाते हैं। क्या ये हमारी भावनाओं के खिलवाड़ नहीं है? क्या ये बहुसंख्यकों साध्वी प्रज्ञा के बयानों को याद दिलाऊंगा राज्यपाल जी? साध्वी प्रज्ञा के, गिरिराज किशोर के इनके बयानों की याद दिलाऊंगा आपको मैं? तमाम ऐसे बयान है जिससे आप कटघरे में खड़े हो जाएंगे। तो मैं सुन रहा था, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था भाई। हेमंत करकरे को देशद्रोही बताने वाली साध्वी प्रज्ञा आपकी भोपाल से सांसद है जो ये कहती है कि हथियार रखो। क्या कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? संतोष जी आ रहा हूं, सुनिएगा। संतोष जी आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चरित्र देश अच्छी तरह से जान चुका है। सिंह के सामने, इन्हीं प्रज्ञा सिंह जी के सामने दिग्विजय सिंह जी को घर भेजा है जनता ने, है ना? तो मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से बहुसंख्यकों के साथ, यही तो मैं कहता हूं, इसी सांप्रदायिकता की राजनीति के विरुद्ध है। ध्रुवीकरण से चुनाव मत जीतिए, विकास के मुद्दों पर चुनाव जीतिए। बताइए कितनों को रोजगार दिया पिछले 18 वर्षों में? भाई सुन तो लो भाई, जरा धैर्य तो रखो, क्यों बिलबिला रहे हो इतने आप? तो जिस प्रकार से मंदिर में लड़की पटाने जाने का बयान देने का काम राहुल गांधी जी करते हैं, तो क्या ये बहुसंख्यकों के मानबिंदु का प्रहार नहीं है? चयन के दौरान ध्यान रखें राजपाल जी। क्या ये अगर प्रशांत जी इन शब्दों का चयन हुआ तो मैं मोदी जी का बयान याद दिलाऊंगा। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, इटालियन गाय, ये किसने कहा था? अगर ये सब बातें आएंगी तो मोदी अमित शाह के सारे बयान एक एक करके आपके सामने रख दूंगा। राज्यपाल जी, मुझसे ज्यादा आप जानते नहीं होंगे किसके ठीक है, मैं बयान दिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं ने। गुरगोलवलकर ने क्या कहा था? सावरकर ने क्या कहा था? बताओ क्या बयान में पूरी फायदा भी पहुंचाते हैं, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि भाई कार्यकर्ताओं को मोटिवेट भी करते हैं, उत्साहित भी करते हैं। प्रशांत जी, पार्टी की इनको बोलिए
सरकार के क्या अगर मैंने बयान गिनाना चालू किया या फिर और बहुत तो सारे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग फिर बेचैन होते हैं। यहाँ तो यहाँ उस तरह का राजपाल जी आ रहा हूं जल्दी आपके पास। जब चुनाव में राजनीतिक माहौल बनता है तो फिर कई बार जो है पोलराइजेशन भी हो जाती है। लेकिन अभी आप देखिए कि मध्य प्रदेश की पूरी जो चुनावी राजनीति है उसको पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है कि हमने जो है ये मुद्दे हैं या इस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी बात हो रही है आप देखिए ना केवल पोलराइजेशन की बात दोनों तरफ से ये हो रहा है। नहीं, दोनों तरफ से तो होगा। देखिए विपक्ष का काम तो जो है हम देखते ना कि वो जो रिएक्शन दे रहे हैं, यदि आप देखोगे तो बहुत सारी चीजों में तो रिएक्शन होता है। विपक्ष तो केवल मुद्दा उठा सकता है वो सरकार के खिलाफ, लेकिन जो विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के ट्रैप में आ रहा है, यदि वो सत्ता पक्ष की ओर से कोई पोलराइजेशन का इशू आ रहा है तो मुझे लगता है कि जो विपक्ष को अवॉइड करना चाहिए, जिससे वो नुकसान होता है उसको, वो कई बार उसके ट्रैप में आ जाते हैं। तो जो राजनीति कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप लगातार देखिए पिछले महीने 2 महीने से धर्म के अलावा कोई बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही। और जो मुद्दे होना चाहिए, जो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या जो दूसरे मुद्दे हैं, बिजली का बिल हो, जो कांग्रेस उठाती रही है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी रहे, उन मुद्दों पर कांग्रेस खुद भी बात नहीं कर पा रही है। तो जनता जब चुनाव का इंतजार करती है तो वो किसके लिए करती है? क्या धर्म पर चर्चा के लिए करती है? तो धर्म पर शास्त्रार्थ करना है तो मुझे लगता है धर्म गुरुओं को करना चाहिए, ना कि राजनेताओं को। जी ठीक बात है। संतोष जी, भाई मुद्दों से आप लोग खुद भटक रहे हैं। संतोष जी, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दों पर रहेगी। वो सवाल पूछेगी कि मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन का जिम्मेदार कौन है, वो सवाल पूछेगी कि मध्य प्रदेश में भयानक बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है, वो सवाल पूछेगी कि आज भी श्योपुर सबसे अधिक कुपोषित जिला क्यों है। ये सवाल केवल सोशल मीडिया पर पूछे जाएंगे क्या? चुनाव आज भी कुछ महीने शेष रह गए संतोष जी, हम सब लगातार जनता के बीच जनता के लिए सड़कों पर भी उतरना होगा। चिड़िया उड़ रही है, ट्रैप में आने वाले नहीं है। ये क्यों चालू हो जाती है? क्योंकि उनके ऊपर विकास के लिए गिनाने का कुछ नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने वाले थे, ये नहीं कर पाए। ये हर किसी को मकान देने वाले थे, ये नहीं दे पाए। ये बताया कि इनकी सफलताओं के लिए भूमिका भी ढंग से नहीं निभा सकते। इनको जनता ने सरकार का मैंडेट दिया तो वो भी नहीं कर सकती है। ये देखो जो नेत्रहीन होगा उसको कमलनाथ जी नहीं दिखेंगे, लेकिन जिसके पास नेत्र है उसको कमलनाथ जी हर जगह दिख रहे हैं। नेत्रहीनों को कमलनाथ जी नहीं दिखने वाले, सावन के अंधे को केवल शिवराज दिखाई देगा। कांग्रेस की स्थिति यह हो गई है कि ना इनके पास नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई जनता के बीच जाने के इनके पास मुद्दे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की चर्चा कर रहे हैं शायद आप। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहे, तय नहीं कर पा रहे कि नरोत्तम मिश्रा नेता होंगे, सिंधिया नेता होंगे, शिवराज नेता होंगे, गोपाल कैलाश विजयवर्गीय नेता होंगे। हमारे नेता तो कमलनाथ जी हैं। बीजेपी भी मुद्दों को भटकाती नहीं है क्या? हमारे नेता तो कमलनाथ जी हैं। देखिए हम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, बीजेपी तो केवल मुद्दों को ही भटकाती है। बीजेपी के पास केवल एक ही काम है, वो बता नहीं पा रहे कितनों को रोजगार दिया, वो बता नहीं पा रहे कि मध्य प्रदेश की तुलना बिहार और झारखंड से क्यों हो रही है। कल परसों में मोदी जी जब मध्य प्रदेश आए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश कराया। जब परसों मोदी जी रीवा की धरती पे थे तो विकास कार्यों की एक फर्जीवाड़ा मोदी जी का हर जगह उजागर हो चुका है। 2023 माफी चाहूंगा, आखिरी सवाल मैं दिनेश जी से दूंगा। दिनेश जी, ये तमाम जो मसले उठते हैं स्वाभाविक है कि नुकसान आखिरकार जनता का ही हो रहा है। मोदी जी का बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो नुकसान है, क्योंकि चुनावी साल होता है जहां बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि हमें जो भी सरकार आएगी वो क्या देने वाली है, लेकिन जब उस पर ही चर्चा नहीं होगी तो फिर मुझे लगता है कि जो मुद्दा है चुनाव का वो उसका कोई अर्थ रह नहीं जाता। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का। और आगे जरूर ये आशा की जानी चाहिए कि मुद्दों पर चर्चा हो और खासतौर से मुद्दे कांग्रेस भी उठाए, विपक्ष भी उठाए और उस पर सवाल जवाब भी हो। बहुत शुक्रिया सभी का। डिबेट में इतना ही।